तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे स्टेप अप यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे MIS मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम का की सिस्टम एप्लीकेशन फॉर डिजिटल एज, ये टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंटरप्राइज एप्लीकेशन से। तो व्हाट इज एंटरप्राइज एप्लीकेशन? एंटरप्राइज का मीनिंग है इंडस्ट्री। आपको मैंने इससे पहले ही वीडियो में बताया था, अगर आपने IT इंफ्रास्ट्रक्चर का वीडियो देखा होगा तो इसका पहला पॉइंट है एंटरप्राइज सिस्टम और एंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लानिंग ERP system are used to integrated software model and a common central database। तो इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर मॉडल्स का क्या है? सॉफ्टवेयर मॉडल्स में क्या होता है? फंक्शनलिटी फॉर अकाउंटिंग, फंक्शनलिटी ऑफ अकाउंटिंग, मतलब जो मनी ट्रांसफर होता है तो उसकी फंक्शनलिटी, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सप्लाई मैनेजमेंट। तो एंटरप्राइज ERP मतलब एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम। ये फंक्शनलिटी ऑफ अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सप्लाई मैनेजमेंट और एंड कॉमन सेंट्रल डेटाबेस मैनेज करते हैं। तो इसके ये डेटाबेस कहाँ से कलेक्ट करते हैं? तो डिपार्टमेंट की बिजनेस प्रोसेसेस इन कंपनी की बिजनेस प्रोसेसेस, मतलब जो कंपनी में इन और आउट होता है, और अदर कंपोनेंट जिससे कंपनी चलती है, तो इसको की कंपोनेंट बोलते हैं। और ये डेटा कलेक्ट करते हैं फ्रॉम डिपार्टमेंट में भी कंपनी के फाइल्स होते हैं, कंपनी क्या बनाती है, कंपनी क्यों बनाती है, ये सब इंफॉर्मेशन होती है। तो ये डेटाबेस होता है। एंड थर्ड पॉइंट, कलेक्ट डेटा सपोर्ट नियरली ऑल इंटरनल एक्टिविटी। कलेक्टेड डेटा मतलब जो भी हम कलेक्ट डेटा करते हैं उसको मैनिपुलेट करके हम कंक्लूजन निकालते हैं कि हमको आगे क्या करना पड़ेगा, हमको भविष्य के लिए हमारे कंपनीज का प्रॉफिट बढ़ाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। ये सब हम जब पूरा डेटा कलेक्ट करते हैं तो हमें समझता है कि हमारी कंपनी के लेबर्स वर्कर्स अगर जॉब छोड़ रहे हैं हमारा, तो क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि उनका पेमेंट कमी है या उनको सेफ्टी नहीं लगती हमारे कंपनी में। ये सब आपको समझ में आएगा। तो यूजेस ऑफ ERP मतलब है आपको एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत क्यों है? फॉर मैन्युफैक्चरिंग मतलब कुछ बनाना होगा तो भी हमें इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। मतलब रिसोर्स प्लानिंग की मतलब हमको प्लानिंग करना पड़ेगा ना, कि कैसे बनाना है, कब बनाने का है, कितने टाइम में बनाने का है। और सेल मार्केटिंग मतलब कहाँ पे सेल करने का है, कितना सेल करने का है, तो उस सेल के हिसाब से हमको प्रोडक्शन भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रोडक्शन भी आता है। फाइनेंस मतलब कितने हमको मनी उसमें इन्वेस्ट करने गए तो हमको कितना फ़ायदा होगा, कितना हम मार्जिनल कॉस्ट रहेगी। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट मतलब कितने लेबर्स लगेंगे, कितने लड़के लगेंगे, कितने वुमेन्स लगेंगे। अकाउंटिंग मतलब वो पैसे संभालने के लिए। और E-कॉमर्स, तो आप सभी को जनरली E-कॉमर्स पता ही होगा, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ये सभी E-कॉमर्स है, E-कॉमर्स वेबसाइट्स है। तो E-कॉमर्स अलाउ पीपल एंड बिजनेस टू बाय एंड सेल थिंग्स ऑनलाइन। E-कॉमर्स सबको ये देते, मतलब E-कॉमर्स सभी के लिए खुला है। मतलब आप वहाँ पे कुछ भी खरीद सकते हो, कुछ भी बेच सकते हो, नो मैटर वेयर दे आर लोकेटेड। मतलब जो अगर हमको एक चीज़ मंगानी है, मतलब खरीदने के, तो वो चीज़ कहाँ पे भी हो ऑनलाइन, वो आप इंडिया में हो और आपको अमेरिका से वो चीज़ मंगानी के तो आप मंगा सकते हो। ऐसा कुछ रीजन पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप सिर्फ यहाँ से मंगा सकते हो। मतलब कुछ एरिया वगैरह रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। अगर सामने वाला बेचने वाला आदमी, आपको बेचने वाला आदमी अगर दूसरी लैंग्वेज से उसकी मदर टंग लैंग्वेज दूसरी है, तो वो हमको दूसरी लैंग्वेज से बात करता हो तो हमको उसकी लैंग्वेज सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम उससे डायरेक्टली मांग सकते हैं। वो कुछ रेस्ट्रिक्शंस नहीं है E-कॉमर्स में। इन मोर कन्वीनियंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव दैन ट्रेडिशनल है। ये बहुत कन्वीनियंट है, मतलब जब चाहे हम मंगा सकते हैं। और ये ट्रेडिशनल मतलब हमारे जो भी शॉप्स है उससे कन्वीनियंट है, मतलब शॉप में गए तो कुछ चीज़ें मिलती भी नहीं है। तो ऑनलाइन E-कॉमर्स में सभी चीज़ें अवेलेबल है, जो आपको चाहिए वो सभी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिजिटल मार्केट एंड गुड्स। तो उसमें पहले हम देखने वाले हैं मार्केट। तो डिजिटल मार्केट में क्या होता है कि डिजिटल मार्केट हमको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि डिजिटल मार्केट हमको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कुछ भी खरीदने की, कुछ भी बेचने की। और मतलब डिजिटल मार्केट आगे, अभी हम गूगल पे गए, कौन सा भी गाना सर्च कर सकते हैं, उस गाने का लिरिक्स देख सकते हैं, वो गाना सुन सकते हैं, तो हमको फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसको लिए हमको कोई पेड नहीं करना पड़ता गूगल को या किसी और को। तो ये डिजिटल मार्केट फैसिलिटेट द डायरेक्ट एक्सचेंज मैसिव इंफॉर्मेशन अमंग द मिलियन ऑफ पीपल। मतलब फ्री में सभी लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। तो ये एक टाइप का मार्केट ही है ना। अभी गूगल आपको मार्केट प्रोवाइड कर रहा है कि आप गूगल पे को आपकी इंफॉर्मेशन डालो तो हम वो लोगों तक पहुंचाएंगे। तो इसके बेनिफिट्स क्या है?
ट्रांसपेरेंट प्राइस, मतलब अगर कुछ कुछ हमको मूवीज़ वगैरह होते वो पेड भी रहते तो वो ट्रांसपेरेंट प्राइस रहते कि आपको दिखते कि बाबा ये प्राइस है तो हम ये खरीद लेंगे, ऐसा ट्रांसपेरेंट प्राइस। ऑपरेट विथ रिड्यूसर, मतलब अपने को ज़्यादा खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जल्दी से मिल जाती। ट्रांजेक्शन कॉस्ट, मतलब कुछ हमको अगर वहाँ उनको पैसे देने हैं तो उस पर कोई टैक्स वगैरह नहीं लगते, ऐसा टैक्सेस वगैरह नहीं लगते। अभी हम देखते हैं गुड्स। डिजिटल गुड्स आर गुड्स दैट कैन बी डिलीवर्ड ओवर डिजिटल नेटवर्क, मतलब ऐसे गुड्स, ऐसा माल जो हम ऑनलाइन डिजिटल नेटवर्क के द्वारा कहाँ पे भी पहुंचा सकते हैं। तो उसमें क्या क्या आता है, म्यूजिकल ट्रैक्स आते हैं, वीडियो आते हैं, मूवी आते हैं, सॉफ्टवेयर आते हैं, पब्लिकेशंस आते हैं। अभी एक अमेरिका में कोई सिंगर गाना बना रहा है और मैं इंडिया में उसका गाना सुन रहा हूँ, तो ये एक गुड्स ही है ना, मतलब उसने वहाँ पे काम किया, सब किया, और मैंने यहाँ पे सिर्फ बैठ के वो खरीद के, अगर एक एप्लीकेशन है स्पॉटिफाई, उसका प्रीमियम खरीदा और मैं यहाँ पे बैठ के आराम से सुन रहा हूँ, मतलब सिर्फ पैसे दिए। मतलब वो जो काम था वो सब अमेरिका के रैपर ने या सिंगर ने किया और मैं यहाँ पे बैठ के सुन रहा हूँ। मतलब ये गुड्स ही है ना, म्यूजिक एक टाइप का गुड्स ही है। और डिजिटल गुड्स का थर्ड टॉपिक है डिजिटल फाइल्स, नियर जीरो मार्जिन कॉस्ट टू कॉपी। मतलब अभी मैंने एक 200 रुपये को एक मूवी क्लिप डाउनलोड किया और उस मूवी को मैंने वापस मेरे ही मोबाइल में या कंप्यूटर में कॉपी करके पेस्ट कर दिया, तो वो कॉपी पेस्ट के लिए मेरे या किसी को दोस्त को भी मैंने दे दिया कॉपी पेस्ट करके, तो उस कॉपी पेस्ट के लिए मेरा कोई पैसे तो नहीं गए, मतलब जीरो मार्जिनल कॉस्ट टू कॉपी।